हेलो फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियोस हम लोगों ने सार्वजनिक क्षेत्र की जो बदलती भूमिका उसकी बात कर रहे थे, लेकिन उसमें भी मेनली जो बात की गई पिछले दोनों वीडियोस में बात की गई है कि सार्वजनिक क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट था आजादी के टाइम पर। फिर 1991 आया और 1991 आने के साथ ही क्या हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका थी वो बदलती हुई दिख रही थी, लेकिन वहां पर नीतियों में भी उसको बदलता हुआ मान लिया गया और अब तो लगातार बदलती जा रही है। तो क्या क्या चेंजेस हुए थे 1991 को लेकर के उसकी बात करेंगे। उसी के अंदर ये छठा पॉइंट था जो हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है कि 1991 से सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति थी ना, वो थोड़ी सी बदल गई। क्यों बदल गई? बहुत सारे कारण थे। एक तो हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं रह गए थे, और साथ में बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में लगातार चल रहे थे। तो क्या क्या चीजें की गई, एक मिनट। हाँ, क्या हुआ, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1991 की, और इसमें अपनाई गई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र में 4 प्रमुख सुधार किए गए। तो हमारे अभी तक जो सार्वजनिक क्षेत्र चल रहा था ना, पब्लिक सेक्टर, उसमें सुधार कर दिए गए। इसका मतलब कुछ गड़बड़ था तभी तो सुधार किया गया। तो अभी तक जो पिछले दोनों वीडियो से बात की उससे यहाँ पर बातें थोड़ी सी अलग होंगी। वो उस टाइम पर इंपॉर्टेंट लग रहा था, फिर उसमें कुछ गलतियां देखी गई। जो गलतियां देखी गई, देखिए हुआ क्या है कि 1947 में देश आजाद हुआ, ठीक है। फिर हमारी 1956 में जो मेन इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1956 की थी। उसके बाद से हम लोग 1965 1970 तक की बात कर रहे हैं पिछले दोनों वीडियोस में। 1970 से लेकर के 1990 के बीच में क्या हुआ, इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर लगता है कि अचानक से चीजें बदल गई। इतनी तेजी से नहीं बदली, उस टाइम पर सारी चीज इंपॉर्टेंट लग रही थी। खासतौर से 1980 का जो दशक था, कब का, 1980 का। इस दशक में कई सारी चीजें ऐसी थी जिनकी वजह से हमारे यहाँ पर आर्थिक संकट आया, और उसके बाद ही हम लोगों ने कुछ और चीजों को भी रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया। अच्छा, ये भी ठीक नहीं चला यार, ये भी ठीक नहीं चला, अब इसको भी ठीक करते हैं, ठीक। तो इस तरह की चीजें हुई थी। तो इस वजह से अब हम लोग यहाँ पर 1991 की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट कर ही दिया है। क्षमता की संभावनाओं वाले, कौन सी क्षमता की संभावना वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्गठित करने में पुनर्जीवित करना। कैसा मतलब हुआ कि पहली जो इसमें 4 चीजें लेकर के आए थे। उसमें पहली चीज क्या थी कि जो क्षमतावान है, जो खुद के पैरों पर खड़े हो सकते हैं, जो प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो समाज को ज्यादा बेनिफिट ला करके दे सकते हैं, ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हमें क्या करना है, उनको खुद से पुनर्गठित करना है, उनको रीऑर्गेनाइज करना है और उनको पुनर्जीवित करना है। जो घाटे में चल रहे हैं भले ही उनको किया जा सके तो उनके साथ हमें ऐसा काम करना है, ठीक। अच्छा, ये हुआ। दूसरी चीज क्या की गई, दूसरा था कि जिन पीएसयूज को, पीएसयू बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक मतलब सार्वजनिक, सेक्टर मतलब क्षेत्र, और अंडरटेकिंग्स मतलब उपक्रम। अच्छा, तो जिन पीएसयूज को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, जिनको पता है कि यहां पर कोई स्कोप ही नहीं है, उनको क्या कर दो, उनको बंद कर दो, वहां पर तालाबंदी लगा दो। ये दूसरी बात आई। पहले तालाबंदी की बात कभी नहीं की गई थी। पहले बोला जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा जगह पर पब्लिक सेक्टर काम करेगा, हमें खुद से वस्तुएं भी बनानी है ना, क्योंकि हमें देश में क्या करना, आत्मनिर्भर भी बनना है। जो प्राइवेट सेक्टर वो उतना तैयार नहीं है, तो सारी जगह पर पब्लिक सेक्टर को हम लोग प्रायोरिटी दे रहे थे। यहां पर क्या किया हम लोगों ने, यहां पर अपना जो पब्लिक सेक्टर था उसके बंद करने की बात की कि अगर आप इनएफिशिएंट हो और आपसे नहीं हो पा रहा, है ना, वही डायलॉग था ना गैंग्स ऑफ वासेपुर में कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, तो जब देखा कि तुमसे ना हो पाएगा तो उसको बंद कर दो। उससे पहले ये बात नहीं बोली आ रही थी। और बंद करना आसान नहीं रहता सरकार के लिए, क्योंकि जो लोग भी काम कर रहे होते हैं ना इस तरह के उपक्रमों में, वो विरोध करते हैं और वोट बैंक की राजनीति चलती है। लेकिन फिर भी यहां पर कड़ा निर्णय लिया गया, क्योंकि देश को कटोरा लेकर के खड़ा होना पड़ा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने। अच्छा, फिर क्या हुआ, 1991 से सरकार की सार्वजनिक संबंधी नीति में जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है कि यदि आवश्यक हो तो गैर महत्वपूर्ण पीएसयू जो है ना, उनमें से सरकार अपने समता अंशों का, मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स मतलब आप शेयर समझ लो, हिस्सेदारी को बेच देना, कम कर देना। तो 26% या उससे भी कम लेकर के आ जाओ। तो कई चीजें ऐसी हैं जहां पर सरकार को वास्तव में काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, सरकार को वो चीज बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो वहां पर सरकार क्यों अपनी हिस्सेदारी रखे हुए है? सरकार वो काम प्राइवेट सेक्टर को करने दो ना। ब्लेड बना रहे हो, सुई बना रहे हो, ये सारी चीजें खुद मत करो, ये लोगों को बना दे रहे हो। लोग अपना इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह खेलें, जिसको प्रॉफिट हो रहा है उसको पैसा मिल रहा है, तो अल्टीमेटली संसाधनों का ज्यादा अच्छा एलोकेशन होगा। तो सरकार वहां पे ना रहे, तो जो गैर जरूरी है वहां पर अगर जरूरी हो तो 26% यानी कि लगभग 1/4, और उससे भी कम आप क्या कर लो, अपनी हिस्सेदारी कर लो। कौन? सरकार। अच्छा, और इसी का जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि कर्मचारियों के हितों को पूर्ण करने के लिए पूर्ण संरक्षण दो। ये क्यों हुआ? पहले तो सार्वजनिक उपक्रम में काम कर रहे हैं, अब कर्मचारियों को लगेगा यार हम तो सरकारी उपक्रम में काम कर रहे हैं तो अचानक से प्राइवेट हो जाएगा, तो वो लोग विरोध करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हर तरह का चेंज को इंसान विरोध करता है, प्रवृत्ति रहती है। कई बार उसके वास्तव में आर्थिक कारण भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए क्या किया गया, कई चीजें करने की कोशिश की गई थी। अब इसी में जो दूसरी बात आती है कि 1991 के बाद से क्या हुआ, 1991 में 8, ये क्या लिखा हुआ है देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग थे कि ये रिजर्व है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
सार्वजनिक क्षेत्र काम करेगा उनकी संख्या को लगातार घटाया गया। कितना कर दिया गया? 1991 में एक झटके में 8 कर दिया, क्योंकि सिर्फ ऐसी 8 ही इंडस्ट्रीज हैं जो रिजर्व रहेंगी किसके लिए? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र को कितना हल्का किया जाता है, लगातार हल्का करते जा रहे हैं। 1991 में क्या कर दिया अचानक से कि पहले बहुत सारे सेक्टर्स है जहां पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम करेगा, उसने बोला गया नहीं, अब सिर्फ ऐसे 8 सेक्टर्स ही रहेंगे। और 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय पर क्या हो गया? 3 ही ऐसे क्षेत्र छोड़े गए जहां पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम करेगा, बाकी में प्राइवेट भी करे और पब्लिक भी करे। ऐसा नहीं कि बाकी में पब्लिक नहीं करेगा, पब्लिक भी करे लेकिन प्राइवेट भी करे, रिजर्वेशन नहीं रहेगा। कौन कौन सी चीजें रह गई? आणविक ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, ऐसी अस्त्र शस्त्र जो आर्म्स है, और साथ में रेलवेज। ठीक, तो ये ऐसी चीजें रह गई जहां पर कौन काम करेगा? पब्लिक सेक्टर। और अभी भी वैसे ही चल रहा है। हालांकि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली और लखनऊ के बीच में 1 साल हो गई लगभग, पहली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन ऐसी चली थी जो प्राइवेट थी कंप्लीटली। अभी भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आ रहे हैं। ठीक है, क्या आ रहे हैं? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, मतलब ऐसे रेल की पटरी जिस पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां दौड़ेंगी, वहां पर भी प्राइवेट मालगाड़ियां चलाने की योजना हो रही है। तो पूरी तरह से रेलवे भी सार्वजनिक नहीं रहा है ना, धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो गया है। और बाकी जगह पर भी अभी तक आणविक ऊर्जा तो खैर पूरी तरह से गवर्नमेंट का ही है। अस्त्र शस्त्र में नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर भी प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गया है। अनिल अंबानी जी की कंपनी है जो रफाल वाला पूरा केस चला, तो उसमें समझ में आ रहा था कि उनकी भी डिफेंस सेक्टर में कंपनी है जो काम करना स्टार्ट कर चुकी है। तो भारत के अंदर ही भारतीय प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना स्टार्ट हो चुका है। तो इन दोनों में भी हम बोल सकते हैं प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है एक तरह से। आणविक ऊर्जा अभी तक नहीं है। अच्छा ठीक है, बहुत खतरनाक है भाई, एटम बम बना देगा कोई भी, दुनिया खत्म कर देगा, तो इस तरह की चीजें ना हो। अच्छा, फिर क्या हुआ? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्यम संख्या 17 से घटाकर 17 से 8 कर दी गई थी, फिर 8 से 3 कर दी गई थी। ठीक है, तो वही बात है। अब इसमें क्या हुआ? अर्थव्यवस्था के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की अहम भूमिका रही है, कोई बात नहीं, सबको पता ही है आजादी के बाद। ठीक है, लेकिन निजी क्षेत्र भी राष्ट्र के निर्माण में, जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है ना, उसमें काफी योगदान देने में सक्षम है। इसका रियलाइजेशन हुआ कब जाकर के हम लोगों को? 1991 में। थोड़ा पहले से हो गया था, लेकिन यार बात है कि उस समय हालत बहुत खराब हो गई, फिर हम सारी चीजें अच्छी करना चाह रहे थे एक झटके में, तो हम लोगों ने वो सारी चीजें भी करना स्टार्ट कर दी। अभी बहुत सारे सेक्टर ऐसा है। सरकारी कंपनी कौन थी टेलीकम्युनिकेशन में? BSNL, MTNL। सबसे बड़ी आज कौन है? रिलायंस जियो। अभी तो एयरटेल बड़ा है, लेकिन एयरटेल और जियो लगभग बराबर हो गए हैं, दोनों ही प्राइवेट कंपनीज हैं। एयरलाइन सबसे बड़ी कौन सी है? पहले एयर इंडिया चलती थी, इंडियन एयरलाइंस हुआ करती थी, अभी भी एयर इंडिया है, लेकिन एयर इंडिया से बड़ा कौन कौन है? बहुत सारी है। इंडिगो बहुत बड़ी है, इंडिगो अकेले 50% कैप्चर किए हुए हैं। स्पाइस जेट बड़ी है, जेट एयरवेज थोड़े दिन पहले थी, वो ढक्कन हो गई, ढक्कन होने की मतलब वो काफी कमजोर हो गई। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है यार, देखो कोई भी कंपनी लॉस में है तो वो निकल गई। एयर इंडिया के ऊपर 55,000 करोड़ का नुकसान है, कर्जे में है, कितने में? 55,000 करोड़ के। हर बार इनका कर्जा जो है ना, वो सरकार लोगों के टैक्स के दिए गए पैसे से भरती रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि निजी क्षेत्र को आगे आना चाहिए, ऐसा रियलाइजेशन, और अभी बहुत सारे लोग कोशिश भी कर रहे हैं और सरकार भी कोशिश कर रही है किसी भी तरह से एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी को खत्म कर दे, उसको प्राइवेटाइज किया जाए। अच्छा, फिर क्या हुआ आप ये समझिए। इसीलिए जो राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए दोनों, अर्थात सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, इन दोनों को एक दूसरे का पूरक समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट लोग हैं जो प्रॉफिट के मोटिव से काम कर रहे हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं, उससे भी देश का फायदा हो रहा है। भाई वो ऐसी चीज बना रहे हैं जिससे लोगों को खरीदनी है और लोग उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार है, तभी तो उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर भी नुकसानदायक नहीं है, इस बात को समझना होगा। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। किस यात्रा में? राष्ट्र के निर्माण की यात्रा में। ठीक है, अच्छा फिर क्या समझ में आया कि जो विनिवेश है, विनिवेश मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट। आपने पैसे लगाया हुआ है तो उसको आपने निकालना स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो ये देखिए पैसे निकाल रहे हैं यहाँ से, इनके पास यहाँ पे इस फैक्ट्री में पैसे पड़े हुए थे, इन्होंने मैग्नेट लगा करके ऊपर खींचना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या होगा? डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विनिवेश। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां हैं ना, उनके समता अंशों को निजी क्षेत्र की इकाइयों एवं जनता को दे दिया जाता है। ठीक है, बेच दिया जाता है। तो क्या हो जाता है? इससे सरकार को पैसा मिल जाता है और जो प्रबंधन और स्वामित्व है वो जनता के पास या निजी सेक्टर के पास चला जाता है, जिससे कि जो कंपनी में इनएफिशिएंसीज है उसके प्रबंधन में वो दूर हो जाए, या फिर अगर लॉस ही रहेगा तो निजी क्षेत्र तो बंद कर देगा। सरकार ने अपना पल्ला झाड़ करके निकल ली। अच्छा, ये हो गया। और क्या हुआ? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इनको बोलते हैं, PSE, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब एंटरप्राइजेस है, यू होता है तो अंडरटेकिंग्स बोल देते हैं। ठीक, जिनका रणनीतिक महत्व नहीं है। रणनीतिक महत्व को समझ रहे हैं? स्ट्रैटेजिक वैल्यू नहीं है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बहुत सारी चीजें होती है जहां पर हमें कोई देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है, देश की अक्षुण्णता को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसे सेक्टर्स है वहां पर तो सरकार आगे रहेगी। लेकिन जहां पर जो रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें जो अटकी सार्वजनिक पूंजी है वो निकल जाए। वहां पर ऐसी कंपनीज में काम कर रहे हो, ऐसी
इंटरप्राइजेस में पैसा लगा हुआ है सरकार का, तो वो पैसा बाहर निकल जाए, उसकी जो बड़ी राशि को बाहर निकाला ना, ताकि उन्हें सामाजिक प्राथमिकता के जो काम है, सामाजिक प्राथमिकता के काम कैसे कैसे हैं, सारे लोगों को आप एजुकेशन दे दो, है ना, जैसे मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं दे दो, परिवार कल्याण हो जाए, ठीक है, फैमिली प्लानिंग का भी इश्यू है भारत में, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत तेजी से हुआ है, हालांकि अब रेट काफी कम आया है, तो जो अशिक्षित लोग हैं या जो अभी भी फर्टिलिटी रेट को नहीं समझते हैं, तो वहां पर जनसंख्या को कैसे कंट्रोल में किया जाए, इन सारी चीजों को देखना, ये सारी क्या है हमारी सामाजिक प्राथमिकताएं। तो वहां से पैसा लेकर के निकालो अपना, वो हमारे लिए काम करना जरूरी नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर भी संभाल लेगा, वहां से पैसा लेकर के आओ और सामाजिक प्राथमिकताओं में खर्च करो। आई बात समझ में, प्राथमिक शिक्षा में खर्च करो। देश में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, या फिर पढ़ना लिखना सिर्फ नाम के लिए आता, तो उनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, उनको जॉब नहीं मिल रहा, इस तरह की समस्याएं हैं, तो वहां पर काम करो, ठीक। अच्छा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। किस चीज का उद्देश्य है ये उद्देश्य है आपके डिसइन्वेस्टमेंट का, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट बोले तो, सॉरी थोड़ी ज्यादा ही गंदी राइटिंग में लिख रहा हूं, इसको ठीक कर दो। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है क्या, विनिवेश, ठीक। विनिवेश कहां चला गया, विनिवेश का उद्देश्य देखिए, ये था विनिवेश, ये इसका क्या उद्देश्य था। अच्छा, ठीक है, अब हम लोग वहां पहुंच जाते हैं, कहां पर उद्देश्य किसका है, सार्वजनिक ऋण की भारी। अच्छा, ये भी विनिवेश का एक दूसरा उद्देश्य है। पहला तो ये था कि हमारी जो सामाजिक प्राथमिकता है उसमें पैसा लगा दो, दूसरा जो विनिवेश से आप पैसा लेकर के आए हो, सरकार के पास बहुत ज्यादा कर्जा है, उस कर्जे की, उस ऋण की जो भारी राशि है ना, उसको कम कर दो, आपको उसके बदले ब्याज देना पड़ता है वो भी चुका दो, तो अपना जो जहां पर वैसे भी प्रॉफिट नहीं होना है या जो इतना इंपॉर्टेंट है वहां से पैसा निकालो और बाकी लोगों का जो आपने कर्जा ले रखा है वो दूर कर दो। ये भी उद्देश्य था डिसइन्वेस्टमेंट का, है ना, डेट को देखो काट रहा है वो। और ऐसे ही क्या था, ये जो तीसरा पॉइंट है, इन उद्यमों के स्वामित्व में आम जनता और आप श्रमिकों की जो व्यापक भागीदारी ना उसको बढ़ाओ। इससे क्या हो जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर को आप लेकर के आओगे तो वो सारी चीजें होंगी, जो प्रबंधन में समस्याएं हैं वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भी इसका एक उद्देश्य होगा। प्रबंधकीय प्रदर्शन में सुधार, ठीक है, मैनेजमेंट। अभी सरकार में क्या रहता है, कई बार ऐसा होता है कि आईएएस ऑफिसर्स बन जाते हैं जिन्होंने नौकरी एडमिनिस्ट्रेशन देखने की जो आम जनता से मिलने का काम किया, फिर उनको इधर बनाया जाता है। बहुत काबिल लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका इतना अनुभव नहीं रहता। और कई बार अनुभव से ज्यादा समस्या आती है कि राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत होता है, ठीक है, कि आपने इनको ही टेंडर दे दीजिए या ये वाला डिसीजन भी रुका रखिए, इतने ज्यादा रुपए से वैल्यू की बात है तो आपको प्रधानमंत्री जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी खींचतान चल रही होती है जिसमें उतना अच्छा मैनेजमेंट हो नहीं पाता है। और प्राइवेट सेक्टर तो देखता है कि भाई पैसा बन रहा है तो जल्दी से डिसाइड करो, तो निर्णय में जो देरी है वो नहीं हो रही होती है। और इसलिए क्या हो जाता है, हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि जो सिविल सर्वेंट्स है वो उतने एफिशिएंट नहीं है, उनका सिस्टम एफिशिएंट नहीं है, और इस वजह से क्या हो जाता है कि प्रबंधकीय प्रदर्शन में सुधार होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है, और इसलिए भी डिसइन्वेस्टमेंट काफी ठीक है। एवं वित्तीय अनुशासन, वित्तीय अनुशासन का मतलब समझ रहे होते हैं, कोई भी कंपनी, उसको पता है सरकार ऊपर है, सरकार माई बाप ऊपर है, अब वो तो मैं पैसे देते ही रहे, चाहे हम घाटे में चाहे फायदे में रहे, तो वो उतने ज्यादा अच्छे से डिसाइड नहीं कर रहे होते। लेकिन निजी सेक्टर है तो उसको तो पता है कि अगर हम ये नुकसान करते रहेंगे तो हम तो बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, वित्तीय अनुशासन भी आ जाता है जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा होता है, ठीक। और सरकार का क्या रहता है, सरकार के लिए भी वित्तीय अनुशासन बन रहा होता है कि जहां पर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते वहां पर जबरदस्ती क्यों आप इन्वॉल्व हो। प्राइवेट सेक्टर देख सकता है, प्राइवेट सेक्टर को करने दो। वहां पर सरकार के लिए मुश्किल होता है कि लोगों का विरोध झेलना पड़ता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो उसकी भी बात करूंगा अभी, ठीक है। वाणिज्यिक जोखिम को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दीजिए, तो आप क्या कर दीजिए, जो आप ट्रांसफर कर दीजिए जो आपका रिस्क है बिजनेस से रिलेटेड, तो बिजनेस रिस्क आपने निजी क्षेत्र को ट्रांसफर कर दिया। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। भाई सरकार चलाओ ना, सरकार चलाने में क्या है, कानून बनाओ, देश में जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो अच्छी रहे, ये सारी चीजें आप मेंटेन करके रखो। लेकिन यहां पर क्या है कि जो बिजनेस से रिलेटेड चीजें आप उसमें भी इन्वॉल्व हो, तो आप अननेसेसरीली अपनी एनर्जी को कहीं और डाइवर्ट कर रहे हो, तो ऐसे में आपको जो बिजनेस रिस्क है वो आप इधर ट्रांसफर कर दो, वो आप ट्रांसफर कर दो निजी क्षेत्र को, ठीक। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर इन इकाइयों को निगमित शासन में लाना। निगमित शासन हम लोग ऐसे तो बहुत ही कम यूज होता है, निगमित शासन को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है समझ रहे हैं आप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर तो एक बार अलग से क्लास ली जाएगी, पूरा कोर्स भी किया जा सकता है इस पर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहता है कि किस तरह से जो हमारी कोई कॉर्पोरेट है, जो हमारी कोई कंपनी है, उसको किस तरह से सुव्यवस्थित तरह से चलाया जाना चाहिए, जो उस व्यवसाय के उद्देश्य वो पूरा हो, साथ में समाज के प्रति जो उसके उत्तरदायित्व उनकी भी पूर्ति हो रही हो, और एथिकल रूप से यानी कि नैतिक रूप से भी उसमें कुछ गलत ना हो। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, इसको हम लोग बोलते थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसको हिंदी में निगमित शासन लिखा हुआ है जो बहुत कम यूज करते हैं, तो आप यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूज करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, जबकि ज्यादा बेहतर होगा, ठीक। अच्छा, ये सारी चीजें किसके उद्देश्य है, डिसइन्वेस्टमेंट के। सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को समाप्त करना। भाई आप अभी तक सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन में बीएसएनएल चल रहा था, बीएसएनएल बेस्ट है मेरे लिए, एमटीएनएल है, फिर आपने जब उसको खत्म किया तो उससे हुआ क्या, टाटा टेलीकॉम आया, अभी तो जियो आ गया, उससे पहले एयरटेल आया, टेलीनॉर आया, फिर एयरसेल आया,
इतनी सारी कंपनी, हर्ष था, फिर वोडाफोन में कन्वर्ट हुआ, आइडिया चल रहा था। तो इन सबसे क्या हुआ, जो भी कंज्यूमर था ना उसको काफी ज्यादा एडवांटेज होने लगा, उसको सस्ते में पैसे, कम पैसे में कॉल्स मिलने लगी, ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिलने लगी। तो ये सारी चीजें क्या हुई, ये भी उद्देश्य क्या था कि सार्वजनिक क्षेत्र का जहां पर एकाधिकार है, मोनोपोली है, वो भी खत्म करो। जहां पर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, लोगों को करने दो ना। मुझे याद है पहले मेरे एक टीचर थे सैनिक स्कूल में, उनको बीएसएनएल के उसमें उनके वो सिम का वो निकल आया था, लॉटरी में निकला था। पहले लॉटरी में मिलता था, सारे लोग जो कनेक्शन मांग रहे उनको कनेक्शन भी नहीं दे पा रहे थे। फिर एक टाइम आया कि लोग सिम फ्री में बांटते हैं कि आप फ्री में सिम ले लो, हमारा कनेक्शन यूज करो। तो इतना ज्यादा कंपटीशन क्यों आया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आ गया, तो गवर्नमेंट उतना एफिशिएंटली काम ही नहीं कर सकती है। ये भी चीज देखने को मिली, और इसी वजह से जो एकाधिकार है, जो मोनोपोली है सरकार की, वो कम करना, खत्म करना, ये भी किसका एक उद्देश्य था, डिसइन्वेस्टमेंट का। और इसी में जो अगला जाता है वो है कि आप कंपटीशन बढ़ाओ ना। मैंने आपको जो अभी एग्जांपल दिया, वोडाफोन और आइडिया मिल गया, उसके बाद भी एयरटेल से कंपीट नहीं कर पा रहे, और एयरटेल भी काफी हालत खराब हो गई, जियो से कंपीट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ गए थे। ठीक है, वीओएलटी पर काम कर रहे हैं, कॉल रेट लगता नहीं है, इस तरह की चीजें हो गई। तो क्या होगा, आप अधिक विकल्प दो, कम कीमत रखो, उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता लेकर के आओ। ये सारी चीजें कब हो पाएंगी, जब प्रतियोगिता होगी, जब कॉम्पिटिशन होगा। ठीक, अच्छा। और जो बीमार इकाइयां हैं, जहां पर प्रॉफिट नहीं हो सकता, निजी क्षेत्र के लिए एक समान नीतियां। मतलब क्या हुआ, जो बीमार इकाइयां पब्लिक सेक्टर की हैं, जो बीमार चल रही हैं, और निजी क्षेत्र। देखो निजी क्षेत्र में क्या होता है यार, प्राइवेट सेक्टर में आप दुकान चला रहे हो, आपको लॉस हो रहा है, कितने दिन लॉस झेल पाओगे, नहीं हो पाएगा तो आप बंद कर दोगे। तो वैसे ही आपके लिए जो बीमार इकाइयां पब्लिक सेक्टर की हैं, उसके लिए भी वैसी स्थिति होनी चाहिए, है ना। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो चल रहा है कि भाई चल रहा है, सरकारी कामकाज है, चलता रहेगा, क्योंकि सरकार है ऊपर, और जो एम्प्लॉइज है वो भी विरोध करते थे प्राइवेटाइजेशन का। तो ये चीजें ना हो, क्योंकि अगर बीमार है, अगर कोई स्कोप नहीं दिख रहा है तो हम ऐसा नहीं चलाएंगे। और इसी के लिए एक बोर्ड बनाया गया था जिसको हम लोग बोलते थे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। इसका क्या करता था, जितनी भी हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उन सबको इनके पास भेज दिया जाता था कि भाई सबकी इंक्वायरी करो, सबका देखो कामकाज ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर रिवाइवल का थोड़ा बहुत स्कोप है, कायापलट संभव है, तो उनको कायापलट कर दो, उनको रिवाइव करो, और अगर नहीं है तो तालाबंदी करो। ठीक है, तो ये कदम कब लिया गया था, ये 1991 में लिया जा सके। ठीक है, देश की आजादी के 40 साल बाद, समझ रहे हैं। तो इन सारी चीजों ने क्या करना स्टार्ट किया कि जैसे निजी क्षेत्र अपने आप बिजनेस में काम कर रहा होता है ना, हमें उस वाले एंगल पर जाना पड़ेगा अगर हमें पब्लिक सेक्टर में रहते हुए बिजनेस करना है। तो कई लोग, कई इकोनॉमिस्ट इस तरह की बात भी करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको बिजनेस में बने रहने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसके लिए अपने खुद के इंपॉर्टेंट काम है, तो वहां पर देखें। लेकिन यहां पर क्या हुआ, कम से कम ये तो हुआ कि समानता की बात की गई। ठीक है, कि दोनों को एक ही तरह से ट्रीटमेंट हो। और इसी में राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष ये बनाया गया। ये क्या था, नेशनल रिन्यूएबल फंड। ये बनाया गया था उन लोगों के लिए जिन लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ रही थी। क्यों छोड़नी पड़ रही थी, क्योंकि दो तरह की स्कीम्स हुआ करती थी, एक होती थी वीआरएस और एक होती थी वीएसएस। वीआरएस होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ठीक है, और स्कीम होती थी वीएसएस, इसको बोलते थे वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम। अब इन दोनों के लिए क्या हो जाता था कि बहुत सारे जो लोग किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, एक झटके में उनको बोला जाए कि आपको नौकरी छोड़ देनी है, तो वो अपनी अगर स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लेते तो उनको पैसा देना पड़ता है कि आपका जीवन का निर्वहन ठीक ठाक से हो पाए। इसी तरह से कई बार क्या किया जाता है कि जो लोग एम्प्लॉयज हैं उनमें आक्रोश फिर भी आ रहा होता है कि हमारा स्टेटस जा रहा है, हमें वो काम करने को नहीं मिलेगा, हमारे आगे के फ्यूचर को लेकर के फाइनेंशियल टर्म्स में, वित्तीय रूप में कुछ समस्या आ सकती है। तो ये सब ना हो, इसके लिए क्या किया गया, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष बनाया गया। अब इस कोष का गठन किया गया, और क्या था, उसका उद्देश्य यही था कि जो सेवानिवृत्त लोग हैं ना, इन औद्योगिक मजदूर जो है, उनमें क्या कर रहा है, उनको सेवा में लगाए रखो, आप कहीं पर और उनको लगा पाओ, ये काम करो, या फिर उन्हें दोबारा रख लो कहीं पर, या फिर जो कर्मचारी स्वेच्छा से अवकाश ले रहे हैं ना, इनको इसी को बोल देते थे वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम। ज्यादातर लोगों को इसी के लिए पुश किया जाता था कि आप भैया ऐसा हुआ, बहुत दिन काम कर लिया आप लोगों ने, आप वीआरएस ले लो। अभी भी सरकारी नौकरी में जो लोग 20 साल से ज्यादा काम कर सकते हैं ना, वो वीआरएस ले सकते हैं, फिर उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। हालांकि उतने ज्यादा रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलते जो ज्यादा वर्ष के लिए सर्विस करने वाले लोगों को मिलते हैं। नॉर्मली भारत में 33 वर्ष से ज्यादा अगर आपने गवर्नमेंट सर्विस की है तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो मिलने चाहिए रिटायरमेंट पेंशन के टर्म्स में, वो सारी चीजें मिलती हैं। अब तो न्यू पेंशन स्कीम भी आ गई थी 2004 में, उसकी बात मैं कभी अलग करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्यों बनाया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों में इस तरह का आक्रोश रहता है, और बात सही भी है, इंडिविजुअल लेवल पर काफी ज्यादा पेनफुल चीजें भी इस तरह की हो जाया करती थी। तो उन्हें क्या हो जाता है, उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाती है, जो लोग अवकाश ले लेते हैं, जो लोग वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम में या फिर वीएसएस में एनरोल होकर के इसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं स्वेच्छा से। अच्छा, तो इनके लिए बनाया गया। और इसी में क्या किया गया, समझौता विवरण का निष्पादन में सुधार करने के लिए, ये समझिए, इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं ना, उनके स्पष्ट लक्ष्य बनाए गए, ठीक है, और साथ में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिचालन की स्वायत्तता प्रदान की गई। दो चीजें की गई। अब बोला यह गया कि जो भी इसका देखने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट किसका, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का,
उनके लिए ऐसा नहीं कि आप ढालम ढोल कुछ भी काम चल रहा है, कोई ढील नहीं दी जाएगी, आपको कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स दी जाएंगे कि आपको इतना काम करके ही देना है। अब इतना काम करके ही देना है, लेकिन वहां तो मंत्रालय की समस्या हो जाती है, वहां पे तो कई तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप आने लग जाता है, तो वो ना आए, इस वजह से क्या हो जाता है, इसके लिए उन लोगों को ऑपरेशंस में, परिचालन में स्वायत्तता भी दी गई, ऑटोनॉमी भी दी गई, और इससे यह हुआ कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो सकता है। किसका इंप्रूवमेंट हो सकता है? जो एफिशिएंसी काम करने की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, तो ये भी काम करने की कोशिश की गई। ठीक है, ये सारी चीजें क्या की गई हैं, ये 1991 की बात हो रही है। 1991 में जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उनकी भूमिका को किस तरह से बदला गया है ना, और किस तरह से देखना स्टार्ट किया गया। यह ज्ञापन किसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई एवं उसके प्रशासनिक मंत्रालय के बीच था। ठीक, अच्छा, आगे बात समझ में। तो देखिए, कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या समझा है, ये तो एक वही ज्ञापन है, ज्ञापन का एक सिर्फ एग्जांपल दे रखा है। कुल मिलाकर के पॉइंट ये है कि भाई 1950 से लेकर के 1991 तक देश में माना गया कि सार्वजनिक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ अच्छा करेगा, निजी क्षेत्र तैयार नहीं है, निजी क्षेत्र के पास बहुत सारी समस्याएं, तो हमारे पास आ गया पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर काफी ठीक ठाक काम करता रहा, उसने हमें देश को बहुत मजबूती दी, आधारिक जो औद्योगिक आधार था उसको बहुत ज्यादा बड़ा बनाया, मूलभूत आधारिक संरचना में बहुत ज्यादा योगदान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव किया। लेकिन 1980 के दशक तक आते आते बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे जो हमारे लिए सफेद हाथी बन चुके थे। सफेद हाथी का मतलब समझ रहे हैं, उनको खान पान उनका बहुत महंगा हो गया, उनको आपको रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है, एम्प्लॉयज स्ट्राइक पर चले जा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत नुकसान होने लगा। और भरपाई कैसे हो रही थी? जनता के टैक्स के पैसे से। तो फिर 1991 में हमारी जब हालत बहुत खराब हो गई, हम लोग के पास आर्थिक संकट आ गया और देश के पास इतना कम फॉरेन रिजर्व बचा कि हम लोग बाहर से सामान भी नहीं खरीद सकते थे। देश की सरकार बाकी लोगों का कर्जे के पैसे को चुका पाने में भी पूरी सक्षम सही से नहीं दिखाई पड़ रही थी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया? ऐसी स्थिति में सोचा गया कि सार्वजनिक उपक्रमों को जिनको हम जबरदस्ती चला रहे हैं उनको हम नहीं चलाएंगे, जिनको ठीक कर सकते हैं उनको सुधार देंगे, जिनको बंद करने की जरूरत है उनको हम बंद कर देंगे, और जिन लोगों को, जो लोग वहां पर काम करें, तो उनको हम जितनी मदद कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, वो करेंगे। उसके लिए एक कोष भी बनाया गया। ये सारी चीजें हुई। 1991 से पूरा एकदम से कहानी बदल गई। और जिन पब्लिक सेक्टर कंपनी को काम करना भी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, वहां पे तो करेंगे ही करेंगे, बाकी जगह पर अगर करना है तो पूरी तरह जैसे निजी क्षेत्र को ट्रीट किया जाता है वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। ये सारी चीजें थी। उम्मीद है आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी, काफी चीजें इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए, गर्दा उड़ाते रहिए, और कोई सजेशन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं, ओके। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।